माधव पुलिस स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि पार्किंग एरिया में उसे शुभम और तारा अपने सामने खड़े दिखाई दिए। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अरे शुभम और तारा, तुम दोनों यहाँ पर? हमें मोनीश के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी अंकल। वो बात तो हमसे पहले से ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसका बर्ताव बहुत अजीब हो गया है। ये तो मैंने भी नोटिस किया है। वो धार कोर्ट से जब से वापस लौटा है पूरी तरह से बदल गया है। तुम लोगों के साथ उसने कोई बदतमीजी की है क्या? शुभम उससे मिलने आपके घर गया था अंकल। उसे लगा कि बचपन के दोस्त हैं तो मोनीश पास्ट को भूलकर उससे फिर से दोस्ती कर लेगा, लेकिन मोनीश ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जी अंकल, अब वो फिजिकली भी कमजोर नहीं रहा। उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मैं उसके हाथ की मजबूती महसूस कर सकता था। ऐसा चमत्कार हुआ कैसे? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा शुभम। फिलहाल तो मैं कुछ केसेस में बिजी हूँ, इस वजह से इन चीजों पर ध्यान देने का मौका नहीं मिल रहा। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं मोनीश से बात करूंगा इस बारे में। एक सेकेंड, फॉरेंसिक डॉक्टर गुप्ता जी का कॉल है, उठाना पड़ेगा। हेलो गुप्ता जी। दीक्षित साहब, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पता चला है। आशीष सेठ के 2 आदमियों की गर्दन का कुछ हिस्सा चबाया हुआ था। वहां से मैंने सलाइवा यानी थूक का सैंपल लिया। उस लड़की प्रिया की गर्दन के चबाए हुए हिस्से से भी सलाइवा मिला था। कल रात आपने जिन बैंक लुटेरों की लाशें भिजवाई उनकी गर्दनों के चबाए हुए हिस्से से भी सलाइवा मिला। ये सारे सलाइवा के सैंपल आपस में मैच करते हैं, मतलब ये एक ही आदमी का काम है। व्हाट? क्या आप श्योर हैं इस बारे में डॉक्टर? पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, इसलिए 2-3 बार टेस्ट करके देखा। ये एक ही आदमी है जिसने देहरादून में कुछ दिनों से तहलका मचाया हुआ है। वैसे गुप्ता जी, अगर मुझे किसी पर शक हो और मैं उसके सलाइवा का सैंपल किसी सस्पेक्ट के सलाइवा सैंपल से मैच करवाना चाहूँ तो हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा दीक्षित साहब। आपको जिस किसी पर भी शक हो उसके सलाइवा का सैंपल मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं फटाफट मैच कर दूंगा। अब मैं फोन रखता हूँ। माधव ने भी फोन रख दिया था। उसने सामने खड़े शुभम और तारा की तरफ देखा। वैसे मोहनीश तुम्हारे एंगेजमेंट में आए या ना आए, मैं जरूर आऊंगा। थैंक्स अंकल, आपको तो सबसे पहले कार्ड आ जाएगा। अरे ये फोन आज बार बार दुखी कर रहा है। हेलो सर, आप पीटर रेस्टोरेंट के पास आ सकते हैं क्या? अभी आना है। क्यों, क्या हुआ? प्रिया और उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर का सस्पेक्ट अनिल गायब था ना, उसकी लाश मिली है सर। तुम वही रुको, मैं आता हूँ। माधव ने जाते जाते शुभम और तारा की तरफ देखा। एक अर्जेंट मैटर आ गया बच्चों, अभी बात नहीं कर पाऊंगा, चलता हूँ। माधव जीप में बैठकर स्टेशन से निकल गए थे। शुभम और तारा भी स्टेशन से बाहर आ गए तो उन्हें सड़क के दूसरी तरफ खड़ा तांत्रिक मनक दिखाई दिया। वो सड़क पार करके उनके सामने ही आ गया था। आप तो मनक बाबा है ना, जिनका धारकोट में बहुत नाम है? हाँ, मैं मनक हूँ, वो पुलिस वाला। उसे पता नहीं कि वो कितनी बड़ी समस्या में है। उसकी संतान के शरीर के अंदर महापिशाच का वास है। व्हाट? मोनीश के अंदर महापिशाच का वास है? अब तुम दोनों भी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, जैसे इस पुलिस वाले ने नहीं किया। क्यों, ठीक कहा ना? ऐसा नहीं है बाबा, धारकोट में मेरी नानी का घर है और वहाँ सब महापिशाच की कहानी जानते और उस पर यकीन भी करते हैं, लेकिन इतनी खतरनाक एनर्जी मोनीश के शरीर में है, ये बिलीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मनक ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक छोटा सा गोल पत्थर रखा हुआ था। ये एक अभिमंत्रित पत्थर है। ये किसी भीषण तामसिक ऊर्जा के संपर्क में आकर लाल रंग का हो जाता है। इस वक्त इस पूरे शहर में महापिशाच से भीषण तामसिक ऊर्जा कोई दूसरी नहीं है। उसके संपर्क में आकर ये पत्थर अवश्य लाल होगा। जब भी तुम्हें मौका मिले उस युवक के आसपास इस पत्थर को ले जाना, तुम्हें खुद सच्चाई का पता चल जाएगा। मनक शुभम के हाथ में पत्थर थमाकर तेजी से वहां से निकल गया। शुभम उस पत्थर को गौर से देख रहा था। तारा ये सब देखकर एकदम हैरान रह गई थी। अरे इस पत्थर को फेंको शुभम, उस पागल बाबा ने कुछ भी बोलकर तुम्हें एक पत्थर पकड़ा दिया और तुमने ले भी लिया। तुम कभी धारकोट नहीं गई, इसलिए तुम्हें मनक बाबा की मान्यता का नहीं पता। ये ऋषि कृपाचार्य के वंशज है, वही कृपाचार्य जिन्होंने इस धरती को महापिशाच के आतंक से हजारों साल पहले मुक्त किया था। अगर ये बोल रहे हैं कि मोहनीश के अंदर महापिशाच समाया है तो कुछ सोच समझकर ही बोल रहे होंगे। आशीष तैयार होकर अपने बंगले से बाहर निकला। वो गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी उसका एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आया। आशीष भाई रुकिए। अबे क्या हुआ? तू भागता हुआ कहाँ से आ रहा है? जो बोलना है जल्दी बोल।
अभी कंपनी जाकर उन इंजीनियर लोगों से प्लान को लेकर बात भी करनी है। अनिल की बॉडी मिली है भाई, पीटर रेस्टोरेंट के पास। माधव पीटर रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुका था। कुछ पुलिस वाले वहां पहले से ही खड़े थे। माधव जीप से उतरकर तेजी से आगे बढ़ा और रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में गया, जहां एक छोटा खुला मैदान था। उसी मैदान में अनिल की ठंडी सफेद लाश पड़ी थी। माधव उस लाश को देख ही रहा था कि तभी एक कांस्टेबल उसके पास आया। रेस्टोरेंट के पीछे बड़ा सा लोहे का कंटेनर है सर, जहां रेस्टोरेंट अपना कचरा फेंकता है। आज सुबह जब कचरा निकालने वाले आए तब उन्होंने उस केन में कचरे के साथ अनिल की लाश को भी देखा। बॉडी के हाथ में रेड पॉइजन की छोटी सी शीशी के साथ एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। कांस्टेबल ने एक ट्रांसपेरेंट एविडेंस बैग को माधव की तरफ बढ़ाया, जिसमें सुसाइड नोट था। आशीष तेजी से गाड़ी चलाकर पीटर रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका था। पुलिस की कुछ गाड़ियों को देखकर वो अपनी गाड़ी से निकलकर उसी तरफ बढ़ा। उसे स्ट्रेचर पर जाती एम्बुलेंस में अनिल की लाश दिखी। वो हड़बड़ाकर अनिल की तरफ भागा ही था कि तभी माधव बीच में आ गया। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा रही है सेठ साहब। सामने से हट जाइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे भतीजे की लाश लेकर जा रहे हैं वो लोग। पता है मुझे, ओपन एंड शट केस है ये। मुझे सुसाइड नोट मिला है आपके भतीजे के पास, जिसमें लिखा है कि वो प्रिया से बहुत प्यार करता था। उसने पहले भी प्रिया को छेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने सबके सामने उसे मुक्का मारकर उसकी बहुत बेइज्जती कर दी थी। कल ऑफिस पार्टी में वो उनके पीछे पीछे बेसमेंट की तरफ गया और उनको इंटीमेट होने की कोशिश करते देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने प्रिया और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को मार दिया। उसके बाद वो ऑफिस से बाहर निकल गया। उसने गुस्से में आकर प्रिया और अनीश को मार तो दिया था, लेकिन उसे इस बात का पछतावा होने लगा। उसने इस रेस्टोरेंट के पास आकर रेड पॉइजन खा लिया और अपनी जान ले ली। वैसे तो एविडेंस पुलिस किसी को नहीं देती, लेकिन आप चाहो तो मैं आपको वो सुसाइड नोट भी दिखा सकता हूँ। माधव ने पॉलिथीन में रैप्ड सुसाइड नोट आशीष की तरफ बढ़ाया। आशीष के चेहरे पर तेज गुस्सा था। बकवास, मेरा भतीजा सुसाइड नहीं कर सकता। उसने उसके बॉयफ्रेंड को जलाया कैसे? उस लड़की को कैसे मारा? जवाब है तुम्हारे पास इंस्पेक्टर। हमें उसके पास से हथियार भले ही बरामद ना हुए हो, लेकिन मोटिव उसके ही पास था। मैं अपने भतीजे की लाश को पास से देखना चाहता हूँ। अरे एक मिनट रुके मिस्टर सेठ, आप उस तरफ नहीं जा सकते। आशीष माधव को इग्नोर करता हुआ सीधे एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में पहुंच गया, जहां अनिल का जहर से सफेद हो चुका शरीर पड़ा हुआ था। आशीष ने उसकी बॉडी को ध्यान से देखा। माधव भी उस तरफ पहुंचा। मिस्टर सेठ, आप मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। आपका भतीजा मरा है इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन इस बात का गलत फायदा मत उठाइए। ये देखो इंस्पेक्टर, अगर अनिल की मौत जहर खाने से हुई है तो उसकी गर्दन और पांव के पास नील पड़ने के ताजे निशान क्यों हैं? मैं कोई फॉरेंसिक डॉक्टर तो नहीं, लेकिन ये निशान मुझे 24 घंटे से भी ताजे लग रहे हैं। शायद इसने खुद जहर नहीं खाया, बल्कि इसे जबरदस्ती जहर खिलाया गया ताकि इसको उस लड़की प्रिया के कातिल के रूप में फ्रेम किया जा सके। और ऐसा करेगा कौन? आपका बेटा मोनीश। व्हाट नॉनसेंस, आप ये बात किस आधार पर बोल रहे हैं? अनिल के अलावा एक मोनीश ही था जो उस दिन प्रिया और अनीश के पीछे ऑफिस पार्टी से बाहर निकला। मोनीश को आप अपना बेटा होने के नाते बचाना चाहते हैं, लेकिन अब वो आशीष सेठ की नजरों में आ गया है। अब मैं आशीष सेठ, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ। तुम्हारे बारे में सब पता है मुझे, लेकिन तुम्हारा पहला शायद मेरे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर से कभी नहीं पड़ा होगा। अगर मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसकी बॉडी मेरे भाई के घर टाइम पर भिजवा दीजिएगा। उन्हें भी तो पता चले कि उनके घर का चिराग बुझ गया है, क्योंकि पुलिस अपनी गलतियां छिपाना चाहती थी। माधव और आशीष ने कुछ देर एक दूसरे को घूरा। उसके बाद आशीष अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से वहां से निकल गया। गाड़ी चलाते वक्त आशीष का फोन बजा। हेलो, बोल मोहन। आशीष भाई, अनिल के बारे में सुना। यकीन नहीं हो रहा भाई कि वो हमारे बीच नहीं रहा। क्या सच में उन्होंने सुसाइड किया होगा? कोई सुसाइड नहीं किया उसने। उस लड़के मोनीश ने ही मारा है उसे भी, और उस लड़की प्रिया को भी। क्या भाई, सच में? फिर उसको ठोक डाले क्या जाकर? ठंडे दिमाग से काम ले मोहन, पुलिस वाले का लड़का है वो। अगर खुल्लम खुल्ला उसे मारा तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा डिपार्टमेंट हमारे पीछे पड़ जाए। फिर क्या करें भाई? हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे?
नहीं, अभी मैं उसके ऑफिस ही जा रहा हूँ। हमको ठंडा दिमाग रखना पड़ेगा इस मैटर में। उस लड़के मोहनीश को सोच समझकर अपने जाल में फंसाना पड़ेगा। मोहनीश अपने कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठा खटाखट उंगलियां चला रहा था। एक लड़का उसके क्यूबिकल के पास आया। मोहनीश, तुझे पता चला? अनिल ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने उसकी बॉडी को सामने वाले पीटर रेस्टोरेंट से रिकवर किया। लोग बोल रहे हैं कि प्रिया को मारने के बाद गिल्ट में आ गया था वो, लेकिन असल में बात क्या है ये किसी को क्लियर नहीं है। क्या बात कर रहा है? सच में? हाँ यार, सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। एक तू ही है जो काम में लगा हुआ है। तभी स्तुति भी मोहनीश के क्यूबिकल के पास आई। मोहनीश, मैनेजर सर तुमको बुला रहे हैं। वो आशीष सेठ के साथ सरन सर के बगल वाले कैबिन में बैठे हुए हैं। मोहनीश अपने सिस्टम से उठा और चुपचाप उस कैबिन के पास पहुंचा। मे आई कम इन सर? हाँ मोहनीश, अंदर आ जाओ। मोहनीश अंदर आया तो देखा कि मैनेजर की डेस्क के दूसरी तरफ ही आशीष बैठा हुआ था। आशीष ने फाड़ खाने वाली नजरों से मोहनीश को घूरा। मोहनीश उसे नजरें चुरा ही रहा था कि तभी मैनेजर ने कुछ फाइल्स आगे बढ़ाई। तुम्हें पता है मोहनीश, आज आशीष जी के भतीजे और तुम्हारे कलीग अनिल की बॉडी रिकवर हुई पीटर रेस्टोरेंट के पास से। पता है सर, आज पूरे ऑफिस में यही बातें हो रही हैं। जरा सोचो, ऐसे पर्सनल लॉस के बाद भी आशीष जी खुद हमारे ऑफिस आए हैं माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्सनल डिटेल्स लेने। मैंने उन्हें बताया कि अब ये प्रोजेक्ट श्वेताब या सरन नहीं बल्कि तुम पर्सनली हैंडल कर रहे हो। आशीष ने पीठ पीछे हाथ बांधकर खड़े मोहनीश की तरफ देखा। ये तो बहुत अच्छा हुआ ना मिस्टर मोहनीश दीक्षित। अब मुझे आपसे पर्सनली प्रोजेक्ट डिटेल्स डिस्कस करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, मेरा भी पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं आपको और मैनेजर सर को बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ठीक है, आप प्लान मुझे मेल कर दें, फिर मैं उसी हिसाब से मैन पावर अरेंज करता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट आपके अंडर है तो इसका मतलब आपकी कंपनी की तरफ से सिर्फ आप ही धार कोट जाएंगे। क्यों, सही कहा ना? जी सर, कंपनी की तरफ से तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा। कोई एक इंजीनियर और जा सकता है, बाकी तो आपके लोग ही होंगे। गुड, आपके साथ काम करके मजा आएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ मैनेजर साहब। आप मुझे मोहनीश जी के प्लान का प्रिंट आउट दे दीजिए। थोड़ी ही देर में आशीष उस ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकल गया था। उसका फोन उसके कान में लगा हुआ था। हेलो मोहन, वो चूहा हमारे जाल में फंस गया है। 2-3 दिनों के अंदर ही धारकोट वाला माइनिंग प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो जाएगा और मोहनीश वहां जाएगा। उसको हम लोग धारकोट की धरती पर ही मारेंगे, यहाँ से दूर जहाँ उसका इंस्पेक्टर बाप कुछ ना कर पाए।